लाइव में जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और हमने टाइटल दे दिया है, यादवों से सबको क्या दिक्कत है, और वही बताने हम आप लोगों के बीच में आए हैं। वो क्या है ना साहब कि बिहार में और इस देश में सब कुछ ठीक होते होते भी न जाने कब खराब हो जाता है, सब कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और जब हम ये बात बोल रहे होंगे कि यादवों से सबको क्या दिक्कत है, तो कई लोगों को ये लगेगा कि इस देश में और भी जातियां हैं, उन सब का आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दलित और पिछड़ा शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो आप सभी बहुजनों की बात को उठा पाएंगे। ये पूर्णतः सत्य है कि हमें यादवों की जगह पे अभी जिक्र दलित और पिछड़ों की करनी चाहिए थी, लेकिन हम यादव का बात इसलिए करने आए हैं क्योंकि अभी दलित और पिछड़ों में सबसे पीछे यादव जाति है। अगर अभी सभी के नजरों में कुछ चुभता है तो वो यादव जाति है। अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा किसी से नफरत कर रही है अभी के वर्तमान स्थिति में, तो वो यादव जाति है। अभी हाल का एक उदाहरण आया है सारण से निकल के। सारण में क्या हुआ? सारण में वोटिंग के दिन रोहिणी आचार्य के साथ गाली गलौज किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, और बदले स्वरूप अगले दिन फिर से गोलियां चली, चंदन यादव शहीद हो गए, 3 और घायल हो गए। यह सब हुआ, और यह सब जब हो रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हमारे जाति को गाली दिया गया, हमारे जाति के बेटी को गाली दिया गया। एक अलग जाति के लोग, एक पार्टी के लोग कहने लगे। कितने अन्य जाति ने इसका विरोध किया। कहीं पे भी सोशल मीडिया से लेके हर तरफ अगर बात करें तो 85% की बात की जाती है। हर तरफ रोहिणी आचार्य के बारे में बात होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार विरोध करते रहे, लगातार तिरस्कार करते रहे, लगातार फायरिंग करके लोगों की हत्या कर दिए। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक आदमी बड़ा सा राइफल लेके और वो दौड़ रहा है और फायरिंग करता हुआ जा रहा है। सारण के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, 2 महीना पहले तक तो वही थे, फिर चुनाव हो रहा है, अगर जीत गए तो फिर वही रहेंगे। उनका स्टेटमेंट आता है कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती है, चलते रहेंगी, और ये आम बात है। प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहता है, प्रशासन सवाल तक नहीं करता है कि क्यों भाई, क्या प्रशासन फिर इतनी निकम्मी है बिहार में कि रूडी जी को यह कहना पड़े कि सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती और चलते रहेंगी। और वो कहते हैं कि लालू यादव छपरा में कैंप कर दिए तो इसके वजह से ऐसा हो गया। तो सरकार आपका, सिस्टम आपका, प्रशासन आपके, वहां के सांसद आप 5 वर्षों से, और पिछले बार भी जीते थे का, हाँ 2 बार से। हम इस सब के बारे में उतना जानते भी नहीं है, क्या जानेंगे यार, कोई काम के आदमी है नहीं। लेकिन जब रोहिणी आचार्य का जब हम वीडियो देख रहे थे ना, तो आप लोग रोहिणी आचार्य को गाली सुनते हुए महसूस कर रहे थे, आत्मा कलप रहा होगा। हमको मैनपुरी का एक घटना याद आ रहा था। आज से तकरीबन 25 दिन पहले, 20 दिन पहले, 20 दिन के अंदर का ही ये घटना है। मैनपुरी में भी इसी तरह यादव जाति को टारगेट करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। अखिलेश यादव का कोई जनसभा था या इस तरह का कोई माहौल था, तो पूरा यादव जाति शांत रहा। हालांकि उस वीडियो को सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने सुना, सोशल मीडिया पे थोड़ा पोस्ट भी हुआ, वायरल भी हुआ चीजें, लेकिन किसी तरह के तिरस्कार और किसी तरह के बदले की भावना लेकर सड़कों पे कोई तांडव नहीं हुआ साहब। सभी लोग अपना मन कचोट के रह गए कि मैनपुरी में यादवों को इतना गंदा गंदा गाली दिया जा रहा है, वो भी मैनपुरी जो अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ रहा है हमेशा से। लोग शांत रह गए। फिर एक घटना आता है कन्नौज में। अखिलेश यादव जनसभा करते रहते हैं, अपना घूमते फिरते रहते हैं विद्यापीठ गौरी शंकर मंदिर में, उज्जैन शहर में ही। अखिलेश यादव चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चुनाव का माहौल रहता है। जब वो चले आते हैं तो अगले दिन
या उसी दिन उस मंदिर के प्रांगण को गंगा जल से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित हिंदूवादी लोग, हिंदुत्व को मानने वाले लोग उस मंदिर को धोते हैं और साफ कर देते हैं। अब समस्या यहां पे ये है कि पहले मैनपुरी में यादवों को टारगेट करना, उसके बाद अखिलेश यादव को उस तरह से नीचा दिखाते हुए हिंदू विरोधी बताना, या फिर समूचे जाति को ही हिंदू विरोधी अभी समझा जाता है यादवों को। फिर रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा होना और रूडी जी का ये कहना कि हमारे लोगों के साथ ऐसा होगा तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती है, चलता रहेगा। तो ये कई ऐसी घटनाएं हैं। जब देवरिया में प्रेम यादव की हत्या हुई और दुबे परिवार से जब झड़प मतलब लड़ाई हुआ, दोनों तरफ से लाशें गिरी, जितने भी इस देश के करनी सेना, हिंदूवादी सेना संगठन जितना भी था, वो सभी लोग दुबे जी के परिवार के पास गए थे और प्रेम यादव के घर को गिराने का पुरजोर कोशिश किया गया था। मेरा कहना यह नहीं है साहब किसी से कि आप प्रेम यादव के घर को मत गिराइए। अगर वो मुजरिम है, अगर वो दोषी है, अगर उनका घर जो है अगर वो गैर कानूनी जमीन में बना हुआ है तो आप उस घर को बेशक गिरा दीजिए, लेकिन कम से कम जिस तरह से आप दुबे जी के बाल बच्चा को प्यार दे रहे थे, उसको एहसास करा रहे थे कि वो हिंदूवादी हैं, हिंदूवादियों के एक अंग हैं, वैसे ही उस प्रेम यादव के घर में भी तो बहनें बेटियां थी, बच्चे थे, आप उनको भी गले लगा सकते थे। दोनों में से किसी भी पक्षों को सजा कोई संगठन या सेना तो नहीं दे देगा। किसी के भी हत्या होता है, किसी का भी जान जाता है तो सजा तो कानून और प्रशासन को ही देना है। न्याय के रास्ते पे ही चल के सबको सजा मिलेगा। फिर भी यह एहसास कराया गया कि आप हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। और ऐसा इसलिए सिर्फ होता है क्योंकि यादव ही एक ऐसी जाति है अभी के वर्तमान स्थिति में, और यादव से भी आगे अगर कहा जाए तो रविदास एक जाति है। वो जाति अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है बीजेपी के आगे। इसीलिए बीजेपी के जितने भी तथाकथित हिंदूवादी नेता या बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उनका कोशिश रहता है कि वो यादवों को नीचा दिखाते रहें, वो यादवों को तिरस्कार करते रहें यादवों का, ताकि बाकी के जातियों को वो अट्रैक्ट कर सकें। एक और उदाहरण आपको हम देते हैं। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे पटना में, रोड शो हुआ था। कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जो रोड शो करेंगे वो पटना साहिब और पाटलिपुत्र को ध्यान में रखते हुए करेंगे, लेकिन उस गाड़ी पे नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार जी तो थे, उनका मुरझाया चेहरा भी सभी ने देखा, साथ में रविशंकर जी थे, पर जनता की निगाहें रामकृपाल यादव जी को भी ढूंढ रही थी कि आखिर रामकृपाल यादव जी कहां हैं। जरा इस सवाल का जवाब हमको दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में बिहार के गिने चुने नेताओं में, यादव नेताओं में रामकृपाल यादव जी आते हैं और आज भी वो अपने पार्टी के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं। चाहे वो अपने विचारधारा का त्याग कर चुके हैं, चाहे वो अपने लोगों को त्याग दिए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उस विचार को अपना मान लिए हैं जो संघ में सिखाया जाता है, और अभी भी बीजेपी के लिए खरे ईमानदारी से उनको गाड़ी पे जगह नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर रामकृपाल यादव को गाड़ी पे जगह मिल जाता तो मोदी जी का अंदर का और मोदी जी के संघ के विचार का प्रचार प्रसार कैसे होता। रोड शो तो हमेशा से प्रचार प्रसार करने के लिए ही होता है ना, तो वो दिखा कैसे पाते कि मेरे लिए रामकृपाल यादव मायने नहीं रखते हैं। उनको फुटबॉल की तरह ढकेल देना हो, चाहे बड़े मालों के बीच से बाहर कर देना हो, चाहे कुर्सी के जगह स्टूल पे बिठा देना हो नित्यानंद राय जी को, यह सब इस बिहार में देखा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी के वक्त में, वर्तमान स्थिति में, अगर सबसे ज्यादा कोई आंखों में खटकने वाला जाति है तो वो यादव जाति है। क्योंकि देखिए, अन्य जाति के जितने भी नेता हैं उनको मोदी जी ठग उग के अपने साथ ले लिए हैं। जैसे समझ लीजिए चिराग पासवान,
पासवान जाति अपना जान देते हैं चिराग पासवान पे, वो चिराग पासवान अभी मोदी जी के हनुमान बने बैठे हैं। तो मैं इसीलिए टाइटल दिया हूं कि यादव जाति ही सबको क्यों अभी के टाइम पे खटक रहा है, क्योंकि बाकी के जाति के शीर्ष नेता तो उनके सामने झुक ही गए हैं। यादव ही एक ऐसा जाति है जो न अपने झुक रहा है, न अपने नेता को झुकने देना चाह रहा है, न झुकने दे रहा है। गलती से यादव जाति के शीर्ष नेता अगर झुक गए बीजेपी के सामने तो सबको पता है कि एक रात में काया पलट हो जाएगा, एक रात में सत्ता बदल जाएगी, एक रात में नया नेता बना दिया जाएगा इस बिहार में, एक रात में विचारधारा के समर्थक हजारों के तादाद में सड़कों पे आ जाएंगे। नेता नहीं झुकेगा, विचारधारा के जो नेता होते हैं वो नहीं झुकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत उनका जनता है। छपरा का सारण, मतलब सारण में जो चंदन यादव शहीद हो गए, किस चीज को कफन बना के लेके चले गए? राष्ट्रीय जनता दल के गमछी को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एकमात्र यही जाति है जो हंस के या रो के काम करेगा तो मेरे लिए। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं भी चाह रही थी, इसके बाद भी सोशल मीडिया पे इतना लिखा गया, इतना बोला गया, जबकि सारण का नेट बंद कर दिया गया, लेकिन बिहार के अन्य लोगों ने इतना लिखा, इतना बोला कि तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को अपने एक टीम को भेजना पड़ा। 10 लाख रुपए चंदन यादव के परिवार को जो शहीद हुए, और बाकी के घायलों के परिवार को 2 लाख रुपया दिया गया, और बताया गया कि आपके साथ ये पार्टी खड़ी है। लेकिन अगर यही बीजेपी में होते तो इनके परिवार के साथ आज समाज नहीं खड़ा होता। उनके घर पे पैसा तो शायद 10 लाख से ज्यादा पहुंच जाता, लेकिन जब वो आज दूसरे विचारधारा के लिए अपने प्राण त्यागे होते तो उस विचारधारा के समर्पित लोग आज जान हथेली पे लेके उनके लिए खड़े नहीं होते। आज ये उसी लोगों की ताकत थी कि सारण में सभी दलों को, प्रशासनिक दलों को बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि पता था कि वो चंदन एक चंदन नहीं है। मैं ये बातें कह के किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं एग्रेसिव नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि ये ताकत है। सबको पता है कि चंदन यादव चंदन अकेले नहीं है। अगर कल के तारीख में किसी और को होता है तो वो अकेले नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी खुल के चीजों को कह देने में ही फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण ये चाहते हैं कि एक विचारधारा को ही खत्म कर दिया जाए। लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं, देश खतरे में है कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन यह राज्य का विचार, इस देश का विचार जो हमेशा से लोकतंत्र का रखवाला रहा है, वो नहीं खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र तब खत्म होगा, संविधान तब बदला जाएगा जब हम जैसे, आप जैसे विचारधारा के लोग खत्म हो जाएंगे। जब तक आप लोग हैं, जब तक विचारधारा के लोग हैं, जब तक लोगों के बीच विचारधारा जीवित है, तब तक किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि संविधान बदल देगा या कानून बदल देगा। क्योंकि उनको पता है कि एक कौम और एक जाति, एक विचारधारा के लोग ऐसे जरूर हैं इस देश में जो संविधान बदलने से पहले सत्ता बदल देंगे, और वक्त नहीं लगेगा इसमें। इसलिए ये आपकी ताकतों से डर रहे हैं। कोई भी गलती ऐसा नहीं करना है, लेकिन समझना जरूर है कि अगर आप यादव जाति से हैं तो आपको बड़ा होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ के लोग आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आपको किसी भी तरह से उलझा के आपके विचारधारा को, आपके ईमान को बेचने खरीदने का दौर चलेगा। रोहिणी आचार्य जी पे आज एफआईआर हुआ है, दो गो, 3 दिन बाद एफआईआर हुआ, जबकि ये एफआईआर चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वहां के प्रशासनिक दल को करना चाहिए था कि रोहिणी आचार्य भोला यादव के साथ पहुंची तो भोला यादव स्टार प्रचारक थे, उनको 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले लोकसभा त्याग देना था, छोड़ देना था, लेकिन इसके बाद भी थे। हालांकि ये एफआईआर जो रोहिणी आचार्य के ऊपर बीजेपी के तथा कथित समर्पित कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने करवाया है, ये एफआईआर अगर चुनाव आयोग स्वयं उसी दिन किया हुआ होता तो सवाल नहीं बनता। लेकिन जब रोहिणी आचार्य के ऊपर जो घटना घटा, इस घटना से भी अगर आप सीख नहीं लेते हैं, मैनपुरी में जो
घटना हुआ जहां यादवों को खुलेआम गाली दिया गया, उससे नहीं सीखते हैं। अखिलेश यादव के मंदिर में जाने के बाद मंदिर धोने के परंपरा को शुरू होते हुए देख अगर आप ये नहीं सीखते हैं कि आपका संगठन, आपका दल, आपका नेता मात्र एक आपका विचारधारा है, उसको ना आप किसी एक नेता के इर्द गिर्द घूमने दीजिए, ना किसी संगठन के लिए उसका त्याग कीजिए। अपने आप में प्रबल रहिए और समझिए और चीजों को गंभीरता से मुस्कुराते हुए देखते रहिए कि देखिए कैसे आप हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। और बाकी के जितने भी दलित जाति के लोग हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए तो हम सब खड़े हैं, एक दूसरे के लिए सब खड़े हैं। पर सवाल यह है कि हमारे वक्त पे कौन खड़ा है। दूसरे के घर में आग लगा तो हम बुझाने जरूर गए, लेकिन हमारे घर में आग लगा तो सबके घर में सूखा पड़ गया, तो सवाल तो होगा। बाकी हम कल भी आपके लिए समर्पित थे, हम आज भी आपके लिए समर्पित हैं, लेकिन जब हम आपका वक्त जब आता है और हम आपके बात को रखते हैं, तो जब मेरा वक्त आया है तो हम अपनी बात को भी जरूर रखेंगे। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार उन भाइयों का जो सारण में नेट बंद होने के बाद भी सारण की बात को लोगों तक पहुंचाते रहें, आवाज उठाते रहें। और एक सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण बात कि जब चंदन यादव के परिवार के यहां जाने का विचार हो किसी का भी, तो पहले सर्वप्रथम वहां प्रशासन के लोगों से बातचीत कर ले, वहां के वास्तविक माहौल को समझ ले, वरना अचानक से आप जाएंगे सिंपैथी लेकर और या तो आपके ऊपर बिल फाड़ दिया जाएगा कि आप आए थे उपद्रव करने, या फिर अगर कोई अनहोनी होगा तो आपके ऊपर भड़काने का आरोप लग जाएगा, या फिर आप अनजाने में ही किसी कोई ऐसे घटना के भागीदार बन जाएंगे जो आपने किया भी नहीं होगा। इसलिए कोई भी आनन फानन में डिसीजन लेने से पहले, किसी के लिए भी हमदर्दी जताने से पहले उसके घर पे उसके परिवार वालों से एक बार बातचीत जरूर कर ले और उसके बाद ही सार्वजनिक रूप से कोई भी निर्णय लें। क्योंकि अभी का जो दौर है, यह दौर वही चल रहा है कि कैसे भी आपके द्वारा कोई गलती किया जाए और आपको फंसाया जाए। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।